Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुबीन अली चौधरी एडवोकेट। उम्मीद है कि आप जहां कहीं भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूं मैं, वो है कस्टडी ऑफ माइनर। कस्टडी लेने के क्या तरीक़ाकार है, इसमें पटिशन कैसे दायर की जाती हैं, इसमें क्या लॉ की कुछ नई अमेंडमेंट्स आई हैं वो क्या हैं, और इसी तरह हम कुछ न्यू केसेस का हवाला भी इसमें देंगे। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बात करते हैं कस्टडी ऑफ माइनर की। मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान में आयद कानून बुनियादी तौर पे इस्लामी असूलों के साथ साथ मुख्तलिफ़ कानून के तहत चलाए जाते हैं। ये कानून शादी, तलाक, देखभाल जिसे कस्टडी कहते हैं हम, सरपरस्ती और तहवील जैसे मसाइल का अहाता करते हैं। फैमिली लॉ, अब मैं आपको बताता हूँ फैमिली लॉ के की स्टेट्यूट्स क्या हैं। वो हैं जी, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890, इसी तरह चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1979 और वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। कस्टडी ऑफ माइनर क्या है मैं आपको बताता हूँ। बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है और वालिदैन में आपस में सेपरेशन हो जाती है, तो उनकी कस्टडी लेने के क्या तरीक़ेकार हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। इस कस्टडी ऑफ माइनर इस चीज़ को कहा जाता है। अच्छा, जो इसको मेनली डील करता है कस्टडी ऑफ माइनर, जब आपने किसी भी बच्चे की हवालगी का दावा दायर करना हो तो जो इसको मेनली डील करता है वो करता है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 और इसी तरह फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो गार्डियन होता है वो कोर्ट रिकग्नाइज्ड करती है कि कौन लीगल गार्डियन होता है आफ्टर फाइलिंग द पिटीशन। इसी तरह नेचुरल गार्डियन जो होता है वो हमेशा फादर होता है। इसी तरह मैं आपको फिर बताता हूँ जो कोर्ट इसमें जो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़ेर गौर लाती है किसी भी बच्चे की हवालगी पेरेंट्स को करने के लिए। तो उसमें जो सबसे पहले चीज़ जो कोर्ट कंसिडर करती है वो है वेलफेयर ऑफ माइनर, इमोशनली, फिज़िकली एंड एजुकेशनली। इसी तरह उसकी एज और जेंडर, ये भी कोर्ट जो है ज़ेर गौर लाती है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मदर जो है वो यूजली जो है कस्टडी ऑफ माइनर जो है वो ले सकती है बच्चों का। अगर लड़का हो तो अप टू 7 ईयर्स और अगर लड़की हो तो अनटिल प्यूबर्टी यानी कि बलूदगी तक। अच्छा, ये जो एज जो लिमिट्स हैं ये एक्सटेंड भी हो सकती हैं। इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, उसके बिना पे ये कोर्ट एक्सटेंड भी कर सकती है कस्टडी। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ फादर जो है वो मेंटेनेंस तो उसको हर हाल में पेड करनी है, लेकिन वो रिमेन जो है वो लीगल गार्डियन तो रहेगा अपने बच्चों का। इसी तरीके से कोर्ट जो है वो विजिटेशन जो है वो मुकर्रर करती है। वो देखते हैं कि उसकी जो है डेज एंड लोकेशन जो है वो डिसाइड करते हैं। इसी तरह पेरेंट्स का करैक्टर, उनका कंडक्ट और फाइनल स्टेटस भी देखा जाता है, बड़ा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनकी ऑन जो प्रेफरेंस है यानी कि उनका बयान होना भी, उनकी क्या राय है ये भी सुनना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एक और बात, जो कस्टडी दी जाती है वो परमानेंट नहीं होती, इसको चैलेंज भी किया जा सकता है सर्कमस्टांसेस चेंज होने की बिना पर, जैसे री मैरिज हो जाए, शादी दोबारा कर ली जाए या मिस ट्रीटमेंट जैसे कोई बात हो तो एग्जैक्ट्रा। अच्छा, इसी तरह इसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं आपको बता दूं, एक केस का हवाला दे के मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली ये रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की। उसमें ये कहा गया कि बच्चों की फलाह व बहबूद बाप के फितरी सरपरस्ती से ज़्यादा अहम है। अच्छा, इसी तरह कहा गया कि मदर की जो सेकंड मैरिज है वो डजंट ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाई जो है कस्टडी, यानी कि उसकी जो सेकंड मैरिज है अगर वो कर भी लेती है तो वो जो है अपने उसे जो है कस्टडी का जो दावा है उसे वो उसको डिसक्वालीफाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो इस केस का हवाला है PLD 2024 SC47 SC629, ये इस केस का हवाला है। अच्छा, अब इसी तरह इसमें जो नई अपडेट आई हैं
14 अप्रैल 2025 को सेनेट की कमेटी ने फैमिली कोर्ट्स तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दी, जिसके तहत फैमिली कोर्ट्स को पहली समाअत पर साबिक बीवी की माहाना कफालत का खर्चा फिक्स करने का कोर्ट को कहा गया, बीवी और बच्चे दोनों का। अगर 14 महीने की तारीख अगर गुजर जाए और उसमें वो कफालत अदा ना की गई हो कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट उसको जो है उसका राइट क्लोज करके दावे को डिग्री कर सकती है। ये कहा गया है रिसेंट डेवलपमेंट के अंदर। अच्छा, अब कुछ लोग पूछते हैं कि हमने जो दावा ये फ़ाइल करना है वो किस तरीके से करना है, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले तो इसकी जो पिटीशन दायर होगी वो होगी फैमिली कोर्ट के अंदर। इसी तरह फिर इसका आप ड्राफ्ट तैयार करेंगे जो अंडर सेक्शन 25 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1899 के तहत तैयार होता है इसकी ड्राफ्टिंग। फिर इसके साथ जो एप्लीकेशन दी जाती है ये भी मांगा जाता है कि इंटरम कस्टडी और विजिटेशन भी हमें दी जाए, यानी कि ये भी चीज़ें उसमें मांगी जाती हैं। इसी तरह फिर जो दावा है वो सिविल फैमिली कोर्ट के अंदर वो दायर हो जाएगा, कोर्ट फीस एंड एफिडेविट उसके साथ लगेगा। इसी तरह जो है इंटरम कस्टडी की फिर हेयरिंग होती है, कोर्ट जो है वो इंटरम कस्टडी ग्रांट कर सकती है अगर वो उसमें अर्जेंटली रिक्वायर्ड मांगी गई हो। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेडिएशन होती है, मेडिएशन का चांस दिया जाता है दोनों पार्टियों को। इसका मतलब होता है कि आपस में बैठ के सुलह सफाई कर लें, अगर मामलात आपके यहीं तय हो जाएं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो फिर केस आगे एविडेंस की तरफ फिर जाता है। उसके बाद फुल एंड फाइनल जो है वो जजमेंट आ जाती है, वो बेस्ड करती है वेलफेयर ऑफ माइनर के ऊपर। इसी तरह फिर विजिटेशन जो है वो ग्रांट विजिटेशन का टाइम पीरियड भी ग्रांट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर उम्मीद है कि आपको हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं। जो कस्टडी ऑफ माइनर है, जो बच्चे की कस्टडी के दावे किए जाते हैं वो किस तरीके से फ़ाइल किए जाते हैं, कहाँ फ़ाइल किए जाते हैं और कोर्ट क्या क्या चीज़ें इनको ज़ेर गौर ला कर देखती है। उम्मीद है जिसी तरह हमने आपको इसमें जो न्यूली इसमें अमेंडमेंट्स रिसेंटली आई थी वो भी हमने आपसे डिटेल में इसमें बात की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।